इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत मालदीव से खबर, जहां भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर मालदीव सरकार ने बड़ा एक्शन ले लिया है। भारत पर बयान देने वाले मालदीव के 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया है। मालदीव की मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि मंत्री मरियम शाना, मंत्री महजूम माजिद और मंत्री मालशा को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद मालदीव की सरकार के मंत्रियों ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दोनों देशों के बीच आग भड़का दी है। असल में मालदीव में नवंबर 2023 से जो सरकार सत्ता में आई है वो भारत के हितों के खिलाफ अभियान चलाती दिख रही है। मालदीव इस वक्त चीन का बहुत करीबी दिखने की वो कोशिश भी कर रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मईजू चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं, लेकिन इन सब के बीच भारत ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी है उसने मालदीव को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया है। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3 और मंजर बदल गया। मंदिर से मालदीव तक मोदी की गारंटी है देश नहीं झुकने देने की, देश के चप्पे चप्पे के विकास की। मोदी ने मालदीव को झुका दिया। लक्षद्वीप दुनिया के नक्शे पर चमक रहा है। खूबसूरत समंदर का किनारा, दूर दूर तलक नीला पानी, पर्यटन के लिए बिल्कुल परफेक्ट प्लेस। भारत माता के आंचल से खेलती समंदर की लहरें अद्भुत दृश्य है। पूरी दुनिया ने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीच पर बैठे, काम करते, टहलते, सबने सराहा, लेकिन मालदीव की जल गई। मालदीव के एक मंत्री का बयान आया था। मालदीव की युवा सशक्तिकरण मामलों की उप मंत्री मरियम शाना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। बाद में उन्होंने अपनी पोस्ट को डिलीट कर दिया। रिएक्शन हुआ, मालदीव सरकार एक्शन में आई, अपने मंत्री के बयान से किनारा किया, उसके खिलाफ एक्शन तक लेने की बात कही। लेकिन ध्यान रहे कि मालदीव ने अपनी मर्जी से नहीं किया। मालदीव ने ऐसा भारतीय उच्चायोग के दबाव में किया। मालदीव को अपना स्टैंड ही नहीं क्लियर करना पड़ा, बल्कि कहना पड़ा कि यह गलती हमने की है। मालदीव की सरकार ने बयान जारी कर कहा कि मालदीव की सरकार विदेशी उच्च पद पर आसीन नेता के खिलाफ आपत्तिजनक बयान से वाकिफ है। ये उनके अपने विचार हैं और ये मालदीव की सरकार के विचार नहीं है। सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में भविष्य में जरा नहीं हिचकेगी। लेकिन आखिर इतना सब हुआ क्यों? क्यों मालदीव को हिंदुस्तान के सामने घुटने पर झुकना पड़ा? अपने ही मंत्री के बयान से मालदीव सरकार को किनारा करना पड़ा। वर्तमान मालदीव जिस शासन के हाथ में है उसे चीन ज्यादा प्यारा है। मालदीव के जिन लोगों ने ये एक्स पर लिखा कि मालदीव के पर्यटन की लक्षद्वीप से तुलना नहीं की जा सकती। मालदीव के मंत्री अब्दुल्ला मोहजुम माजिद ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया जिसमें लिखा कि मालदीव के पर्यटन को निशाना बनाने के लिए मैं भारत के पर्यटन को शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन भारत को हमारे बीच पर्यटन से कड़ी टक्कर मिलेगी। हमारा रिजॉर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ही इनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा है। मालदीव के नेता जाहिद रमीज ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बेशक ये अच्छा कदम है, लेकिन हमसे प्रतिस्पर्धा करना एक भ्रम ही है। वो हमारी जैसी सर्विस कैसे देंगे? साथ ही वहां के बीच साफ कैसे रह सकते हैं? कमरों में हमेशा रहने वाली बदबू भी सबसे बड़ी चुनौती है। ये वही लोग हैं जो हिंदुस्तान की तरक्की से जलते हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें डर सताता है कि लक्षद्वीप लोग रेला लगाकर पहुंचने लगे तो उसका पर्यटन का धंधा चौपट होने लगेगा। ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं है, लेकिन मालदीव के एक वर्ग की हमेशा से हिंदुस्तान के बारे में यही सोच रही है। पहले तो ये चलता भी रहा, लेकिन अब 2014 के बाद नीतियां भी बदल गई हैं। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है, लेकिन बिल्कुल कूटनीतिक भाषा में।
मालदीव का मजबूर होना, झुकना इसका सबसे ताजा उदाहरण है, और जो लोग बावजूद इसके दोनों रिश्तों के बीच जहर घोलना चाहते हैं, असल में वो अब भी नहीं समझ पाए कि मालदीव के भूत, भविष्य और वर्तमान में भारत का रोल क्या है। लेकिन इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी वो पूरा घटनाक्रम जिसने मालदीव की मंशा जाहिर कर दी है कि जेब में नोट नहीं, सिक्कों को अपने वजूद का एहसास कराते रहने की आदत है, कुछ ज्यादा ही खनकते हैं। नवंबर 2023 में मालदीव में जो परिवर्तन हुआ उसमें मालदीव को भारत से बहुत दूर तो नहीं लेकिन दूर जरूर कर दिया। मालदीव की सरकार बदलते ही सबसे पहला कदम हिंदुस्तान के खिलाफ क्यों उठाया गया? इन दो सवालों के जवाब पूरे मालदीव के इंडिया कनेक्शन की बेहद दिलचस्प कहानी है। हम आपको दिखाएंगे कि मालदीव की नई सरकार कैसे इस वक्त चीन के गोद में खेल रही है। लेकिन पहले लक्षद्वीप, जिसकी छटा ट्रेंड करती रही और बॉयकॉट मालदीव चलता रहा। मालदीव की मंत्री के बयान के बाद भारत के आम लोग ही नहीं, सेलिब्रिटी भी गुस्से में दिखे। अभिनेता सलमान खान ने सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप गए प्रधानमंत्री की तारीफ की। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि मालदीव में भारत से सबसे ज्यादा पर्यटक जाते हैं, ऐसे में मालदीव की मंत्री को गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। जॉन अब्राहम ने लक्षद्वीप की तस्वीरें शेयर करते हुए अतिथि देवो भव लिखा। एक्टर कंगना रनौत ने मालदीव की मंत्री के खिलाफ एक्स पर लिखा। लक्षद्वीप में 98% मुस्लिम आबादी है। लक्षद्वीप की पूरी आबादी मुश्किल से 60,000 है, जिसका मतलब ये है कि लगभग अछूता प्राकृतिक द्वीप है। अधिकांश लोगों के लिए पर्यटन केवल गंदी विलासिता नहीं बल्कि यह प्राकृतिक की खोज है, और सबसे बढ़कर अछूते समुद्र तटों, अछूती सुंदरता का अनुभव और आनंद लेना है। इतने घटिया और अभद्र नस्लवादी होने के लिए आपको शर्म आनी चाहिए। मालदीव का ना इतना बड़ा आकार है, ना विकास है, ना ही सामर्थ्य है कि हिंदुस्तान जैसी बड़ी ताकत से लड़ना तो दूर, लड़ने की सोचे भी। लेकिन मालदीव में भी कुछ लोग मोदी से बैर पाले बैठे हैं। लक्षद्वीप टू मालदीव घटना की क्रोनोलॉजी देखिए, कैसे लगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप की यात्रा से मालदीव को मिर्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जनवरी को लक्षद्वीप के दौरे पर गए। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें शेयर की। मालदीव के मंत्री ने पीएम मोदी के दौरे पर टिप्पणी की। सोशल मीडिया पोस्ट में भारत का मजाक उड़ाया। टिप्पणी करने पर मालदीव की मंत्री अपने ही देश में घिरी। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति ने मंत्री के बयान की निंदा की। सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड हुआ। कई लोगों ने अपनी मालदीव यात्रा रद्द की, मालदीव की हवाई यात्रा, होटल बुकिंग कैंसिल की। मालदीव का गुस्सा पीएम मोदी के लक्षद्वीप जाने को लेकर नहीं है, बल्कि उसको अपने धंधे की वाट लगती दिख रही है। तो मालदीव्स की महाभूल के बाद मालदीव्स के पर्यटन पर इसका सीधा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप जाने के बाद यात्रियों की बाढ़ से लक्षद्वीप में आ गई है। मालदीव्स ने इसे अपने बिजनेस के खिलाफ इसे करार दिया। और मालदीव्स आपको बता दें कि पर्यटन पर ही निर्भर है। लेकिन अब आपको आंकड़ों के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि 2023 में मालदीव्स में खासतौर पर भारत से कितने पर्यटक वहां पर गए हैं। 2023 के आंकड़ों की बात कर रहे हैं हम। 17,58,000 पर्यटक यहां पर पहुंचे हैं, जो 2022 की तुलना में 12.6% ज्यादा टूरिस्ट यहां पर पहुंचे। तो देखिए 2023 का आंकड़ा आपको बता रहे हैं, 2022 का भी आंकड़ा आपको बता रहे हैं। देखिए 2023 में भारतीय पर्यटक 2,09,198 पर्यटक भारत से मालदीव्स पहुंचे हैं, और पर्यटकों की यह संख्या 2022 की तुलना में 12.6% है। रूस की अगर हम बात करते हैं तो रूस की तरफ से देखिए कितने पर्यटक यहां पर आए। रूस की तरफ से 2,09,146 पर्यटक जो है मालदीव्स पहुंचे हैं। आप देखिए किस तरीके से लगातार जो है हम आपको आंकड़े बताने की कोशिश कर रहे हैं। चीन से कितने यहां पर आए हैं? 1,87,118 जो पर्यटक हैं वो चीन से मालदीव्स पहुंचे, मालदीव्स घूमने आए हैं। आप देखिए कि किस तरीके से पर्यटन के लिहाज से मालदीव्स की इकोनॉमी जो है पर्यटन के लिहाज से बढ़ती है। ब्रिटेन से हम बात करें तो 1,55,730 पर्यटक यानी कि टूरिस्ट मालदीव्स पहुंचे ब्रिटेन की तरफ से। इसके अलावा आप देखिए लगातार जो है जर्मनी से कितने पहुंचे, 1,35,090 टूरिस्ट जो हैं वो जर्मनी से मालदीव्स घूमने आए हैं। तो देखिए सीधे तौर पर पर्यटन पर ही निर्भर है मालदीव्स की इकोनॉमी। इटली की बात करते हैं तो इटली में 1,18,412 टूरिस्ट, इटली से इतने टूरिस्ट जो हैं वो 2023 में मालदीव्स पहुंचे हैं। जर्मनी आपको हमने बताया। अब अमेरिका से देखिए कितने आए हैं,
74,575 टूरिस्ट जो है वो अमेरिका से मालदीव्स घूमने आए हैं। इसके अलावा आपको इटली का भी आंकड़ा हम बता देते हैं, इटली से कितने आए हैं, फ्रांस से कितने आए। देखिए फ्रांस से 49,199 टूरिस्ट मालदीव्स पहुंचे। ये सारे आंकड़े जो हम आपको 2023 के बता रहे हैं। इसके अलावा स्विट्जरलैंड की बात करते हैं जो खुद टूरिस्ट पर निर्भर रहता है स्विट्जरलैंड, वहां से देखिए कितने टूरिस्ट मालदीव्स घूमने आए हैं। यहां पर आपको बता दें 37,260 टूरिस्ट केवल स्विट्जरलैंड से आए। लेकिन देखिए सबसे ज्यादा आंकड़ा आपको बता दें कि भारत की तरफ से ही सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो है वो मालदीव्स पहुंचे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से मालदीव्स की मंत्री से ये महाभूल हुई है, उसके बाद सीधा असर मालदीव्स के टूरिज्म पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। समंदर के सुंदर बीचेज से मालदीव मालामाल है, लेकिन कई दूसरे देशों की तरह मालदीव भी मजहबी कट्टरता का शिकार है। यही कारण है कि भारत के प्रति मालदीव का रुख बहुत बदला हुआ है। इस बीच प्रधानमंत्री खुद लक्षद्वीप पहुंच जाते हैं। मालदीव को लगा कि पीएम मोदी लक्षद्वीप में समुद्री पर्यटन को प्रमोट करेंगे तो मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की तादाद में कमी आ जाएगी। इसी डर और बेचैनी में मालदीव ने पीएम के लक्षद्वीप दौरे पर टिप्पणी की। प्रांत है, टूरिज्म दृष्टिकोण से बहुत बड़ा पोटेंशियल है और समुद्र के साथ जितने भी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, पोर्ट भी है और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे तरीके से भारत सरकार के द्वारा उनके नेतृत्व में काम हो रहे। अभी भी प्रधानमंत्री जी भी लक्षद्वीप विजिट किया है। आने वाले दिन में लक्षद्वीप में टूरिज्म का बहुत बड़ा डेस्टिनेशन होगा। एक ही मुद्दा है, ठीक तरीके से एयरपोर्ट हो, उसके लिए भी भारत सरकार अच्छे उधर एयरपोर्ट के लिए बहुत प्रयास करे। एक केरला से कनेक्टिविटी है, फिर भी एयर कनेक्टिविटी के लिए बहुत प्रयास करे। जैसा एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगा, अभी कंपेरेटिवली आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदारी संभालने के बाद इस 9 साल में लक्षद्वीप में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी है। भारत और मालदीव करीबी सहयोगी रहे हैं, लेकिन हाल के समय में दोनों देशों के रिश्तों में थोड़ा तनाव आया है। मालदीव में नवंबर 2023 में हुए आम चुनाव में मोहम्मद मुइज्जू को जीत मिली है। मुइज्जू को चीन का करीबी माना जाता है। यही वजह है कि मुइज्जू ने जीत के तुरंत बाद मालदीव में तैनात भारतीय सेना की वापसी का ऐलान कर दिया था। मुइज्जू ने मालदीव के इंडिया फर्स्ट नीति को भी बदल दिया है। अब पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद से भारत में भी सोशल मीडिया यूजर्स लोगों से मालदीव की जगह लक्षद्वीप जाने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में पर्यटन पर आधारित मालदीव की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है और यही वजह है कि मालदीव की सरकार के लोग भी भारत और पीएम मोदी की आलोचना पर उतर आए हैं। विकास से अक्सर पड़ोसी जलते ही हैं, लिहाजा मालदीव का जलना भी बहुत चिंता की बात नहीं है और अब तो मजबूर मालदीव ने घुटने भी टेक दिए हैं। तो मालदीव सीधे तौर पर बैकफुट पर आ गया है। मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की है और एक्सक्लूसिव बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी ने कोविड में मालदीव की बहुत मदद की। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल इंडिया के पीएम नहीं बल्कि वर्ल्ड लीडर हैं। उन्होंने पूरे वाकया पर माफी मांगते हुए कहा कि वे भारत के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। ये आगे बढ़ जाए, हम तरक्की करने के लिए इंडिया की ज़रूरत है, हमारा टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इंडिया की ज़रूरत है। तो ये कमेंट, रेसिस्ट कमेंट और डिगोरेटरी कमेंट्स विद प्राइम मिनिस्टर मोदी से और इंडिया की सिटीजन से ये नहीं करने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज नॉट ओनली इंडियाज प्राइम मिनिस्टर बट वर्ल्ड लीडर, ग्लोबल लीडर है और रीजनल लीडर है। वो हमारा मदद कर रहा है तो हम भी उसके साथ चलने चाहिए। हमारा Maldives और इंडिया फ्रेंडशिप शुड रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड Maldives शुड गो फॉरवर्ड। या Maldives ये पार्टी तो वो इंडिया आउट लगा रही थी कैंपेन से, तो मैं सोचा थी ये पावर में आएगी तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी
पर आप जैसे जैसे कह रहे हैं कि ये एक्टिविस्ट ने ये कमेंट लगाया, so my request to Maldives government is also to keep calm, दोस्ती बनाओ सबके साथ। हम किसी एक देश पर नहीं जा सकती, हमारा पड़ोसन इंडिया है, तो इंडिया पर भी हमारा फ्रेंडशिप बढ़ाना बहुत जरूरी है। अमेरिका के एक पूर्व जनरल ने कहा है कि इजराइल चाहे गाजा में युद्ध जीत जाए, लेकिन पश्चिम एशिया में उसकी हार हो सकती है, क्योंकि लगातार युद्ध से पूरे पश्चिम एशिया में उसके दुश्मन ज्यादा बढ़ गए हैं। अमेरिका के पूर्व जनरल मार्क किमिट अमेरिका के रक्षा मंत्रालय में भी बड़े पद पर रह चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका को भी अब पश्चिम एशिया में शांति बनाए रखने को लेकर ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। इजराइल ने बेरूत में सालेह अल अरूरी को मारकर अब बड़ी मुसीबत मोल ले ली है, क्योंकि अब दूसरा फ्रंट बहुत ज्यादा जल्दी खुल सकता है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के एक ही अड्डे पर 7 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया है और अब लग रहा है कि हसन नसरल्लाह के ऑर्डर पर हिजबुल्लाह फ्रंट फुट पर खेलना चाहता है। पहला धमाका, दूसरा धमाका, तीसरा धमाका। एक ही सर्जिकल स्ट्राइक में हिजबुल्लाह ने फोड़ डाली इजराइल की 3 आंख। पहली आंख, दूसरी आंख, तीसरी आंख। हिजबुल्लाह ने मिसाइल अटैक करके इजराइल की 3 आंखों को फोड़ दिया। ये मेरान एयर सर्विलेंस बेस है और यहां इजराइल के रेडार और कम्युनिकेशन सिस्टम थे, जिससे वो लेबनान में हिजबुल्लाह पर नजर गड़ाए रहता था। अब सैटेलाइट तस्वीर की मदद से इस लोकेशन को समझिए। लेबनान बॉर्डर पर यह है इजराइल की 3 आंख, यानी 3 ग्लोब रेडार, और साथ में है इजराइल के कम्युनिकेशन टावर। ये मेरान एयर सर्विलेंस बेस है, जिसे तैयार करने में इजराइल ने अरबों रुपए खर्च किए थे। यही वजह है कि लेबनान के हिजबुल्लाह ने इसे अपना सॉफ्ट टारगेट बनाया। बेरूत में हमास के डिप्टी चीफ सालेह अल अरूरी की मौत के बाद यह हिजबुल्लाह का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला है। यह इजराइल के बहुत ही सीक्रेट बेस पर बहुत बड़ा हमला है। एक तरह से हिजबुल्लाह ने इजराइल के सीक्रेट बेस को मिट्टी में मिला दिया है। अब तक डरा हुआ लग रहा था हसन नसरल्लाह, लेकिन अब लग रहा है कि शुरू हो चुका है अरूरी का बदला। इजराइल पर टूट रहा है हिजबुल्लाह। हसन नसरल्लाह को पहले बैकफुट पर देखा गया। अरूरी की मौत के बाद हसन नसरल्लाह की जुबान में वो तीखापन नहीं था जिसकी इजराइल को उम्मीद थी, लेकिन अब हिजबुल्लाह ने अपना सबसे खतरनाक अटैक करके इजराइल को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वो हिजबुल्लाह से कैसे निपटेगा। עדיין יש בג'באליה מחבלים, רק כעת הם פועלים ללא מסגרת וללא מפקדים. נתקלנו וגם נתקל בירי רקטי ספורדי מהמרחב הזה. תקפנו אותו ונמשיך לתקוף ונמשיך להעמיק את ההישג באזורים האלה. זה דורש זמן. אין קיצורי דרך בלחימה בטרור. इस वक्त लेबनान और इजराइल के मौत वाले बॉर्डर पर हिजबुल्लाह का पूरा कंट्रोल है। हिजबुल्लाह अब ऐसी मिसाइल फायर कर रहा है जिसके आगे इजराइल के टैंक अपनी तोप रगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह ने निकाली हैं 3 बहुत ही खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ये मिसाइल ईरान से सप्लाई की जाती रही हैं और ऐसी मिसाइलों का हिजबुल्लाह के पास बहुत बड़ा जखीरा है। हिजबुल्लाह 3 तरह की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। ये है कॉर्नेट,
इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है। ये रूस की मिसाइल है, लेकिन अब ईरान इसका देसी वर्जन देहलाविया तैयार कर चुका है और ऐसी बहुत सी मिसाइल अब हिजबुल्लाह के पास है। दूसरी है BGM-71 TOW टो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। रेंज है 3.5 किलोमीटर। ये अमेरिका में बनी मिसाइल है, लेकिन अब इसकी नकल ईरान तैयार कर रहा है और उसने हिजबुल्लाह को सप्लाई की है। तीसरी है 85 कॉनकोर्स, रेंज 4 किलोमीटर। ये भी रूस ने बनाई है और अब ईरान में ये तोसान नाम से तैयार की जाती है। इन्हीं मिसाइलों से हिजबुल्लाह ने इजरायल के मीरान एयर सर्विलांस बेस पर हमला किया है। ये तीनों मिसाइल बहुत ही घातक है और जिस तरह से इन्होंने इजरायल के अड्डे उड़ाए हैं, उससे ये बात साबित हो जाती है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसका हर हमला इजरायल को मुंहतोड़ जवाब है। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने इस अड्डे को उड़ाने के लिए 60 से ज्यादा मिसाइल फायर की हैं और सभी अपने टारगेट पर लगी। ये मीरान एयर सर्विलांस बेस के अंदर की तस्वीरें हैं, जिन्हें बहुत ही सीक्रेट माना जाता है। ये बेस 1967 में बनाया गया था ताकि लेबनान बॉर्डर पर नजर रखी जा सके। इसका कंट्रोल इजरायल की एयरफोर्स के पास है। इस बेस से हवाई टारगेट को भी ट्रैक किया जाता रहा है और रॉकेट और तोप के गोलों को भी ट्रैक किया जाता है ताकि लेबनान बॉर्डर से लगे उत्तरी इजरायल के इलाकों को सुरक्षित रखा जा सके। दक्षिण लेबनान और उत्तरी इजरायल के बीच जो बॉर्डर है, वहाँ तनाव बहुत ज्यादा है। कब कहाँ बम फटेगा, कहाँ धमाका होगा, ये या तो हिजबुल्लाह जानता है या फिर इजरायल की सेना। वैसे यहाँ के लोगों को भी पता है कि बहुत जल्दी युद्ध का एपिसेंटर गाजा से निकलकर लेबनान तक पहुँच सकता है। यहाँ तैनात संयुक्त राष्ट्र की सेनाएं भी अलर्ट मोड पर हैं। लगातार पेट्रोलिंग हो रही है। हमास के डिप्टी चीफ सालेह अल अरूरी की मौत के बाद हिजबुल्लाह के सामने बस 2 ही विकल्प है, या तो उसे मरना होगा या उसे मारना होगा। यही वजह है कि हिजबुल्लाह ने इजरायल के अड्डों को टारगेट करना तेज कर दिया है। इस वक्त पश्चिम एशिया में युद्ध की जो आग लगी हुई है, गाजा पर बमबारी के बीच हमास और इजरायल के बीच जिस तरह की टक्कर हो रही है, उसमें अब नया खतरा इजरायल और लेबनान बॉर्डर का भी है। यहाँ भड़के शोले अब युद्ध की इस आग को 10 गुना भड़का सकते हैं और अब दुनिया में सिर्फ 4 लोग इसे कंट्रोल कर सकते हैं। पहले हैं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, दूसरे हैं ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, तीसरे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चौथे हैं यूरोप से लेकर अमेरिका तक सबको हिला देने वाले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव ईरान है, खासकर किरमान में आतंकी धमाकों के बाद ईरान ने हिजबुल्लाह और यमन के हूथी विद्रोहियों को चौकन्ना रहने के लिए कहा है। ईरान ने इन दोनों मिलिशिया तक पहले ही इतने हथियार पहुंचा दिए हैं कि अगर इजरायल ने गाजा पर बमबारी नहीं रोकी तो हिजबुल्लाह और हूथी दोनों इजरायल पर बम बनकर फट सकते हैं। ये बात नेतन्याहू भी जानते हैं। הנחתה את צה"ל לצאת למלחמה כדי לחסל את החמאס, להשיב את חטופינו ולהבטיח שעזה לא תהיה עוד איום על ישראל. אסור לעצור את המלחמה עד שנשיג את כל היעדים הללו. जब से सालेह अल अरूरी को इजरायल ने ड्रोन स्ट्राइक में मारा है, तनाव बहुत ज्यादा फैल गया है। ये ड्रोन स्ट्राइक बेरूत के दहिया इलाके में हुई, जिसे हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। दहिया में जब सालेह अल अरूरी को जब हमास के ऑफिस के करीब देखा गया, तब इजरायल का ड्रोन मौत बनकर टूट पड़ा। इस हमले में सालेह अल अरूरी के अलावा 5 और लोग मारे गए जो हमास के ही अधिकारी थे। सवाल है कि क्या अरूरी की मौत का बदला अब सीधा युद्ध होगा, जिसमें बड़ी लड़ाई इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच होगी। ऐसा युद्ध जिसमें इजरायल की तरफ होगा अमेरिका, जबकि हिजबुल्लाह की मदद करेगा ईरान। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू इससे पहले ही बेरूत को गाजा बनाने की धमकी दे चुके हैं। תקפנו מטרות רבות של חיזבאללה, חיסלנו מחבלים רבים, ואני שב ואומר, אם חיזבאללה יבחר להיכנס למלחמה, הוא יעשה את טעות חייו. देखा जाए तो हिजबुल्लाह वो संगठन है जिसे ईरान से पूरी मदद मिलती है और ईरान हिजबुल्लाह को इजरायल के खिलाफ एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल भी करता आया है। लेकिन इजरायल ने अगर हिजबुल्लाह का हाल हमास जैसा करने का फैसला किया तो लेबनान में वर्ष 2006 वाले युद्ध की तबाही दोहराई जा सकती है।
2006 में हिजबुल्ला और इजरायल के बीच 34 दिन तक युद्ध चला था। तब इजरायल के 121 सैनिकों को मिलाकर 160 लोग मारे गए थे, जबकि हिजबुल्ला के 250 लड़ाकों समेत लेबनान के 1200 लोगों की मौत हुई थी। हम अपनी वीडियो लाइब्रेरी से 17 वर्ष पहले लड़े गए इस युद्ध की तस्वीरें निकाल कर लाए हैं, ताकि इस बात का अंदाजा लगाया जा सके लेबनान का वही हाल कर सकता है जो इस बार गाजा का कर रहा है। इसलिए हिजबुल्ला को नेतन्याहू की धमकी को बहुत गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि इजरायल अब बेरूत को दूसरा गाजा बना देगा। ये वो साफ साफ कह रहा है। इजरायल जानता है कि अरूरी की मौत ने उसका एक दुश्मन खत्म किया है, लेकिन कई और दुश्मन उसके खिलाफ तैयार हो चुके हैं। हमास के चीफ इस्माइल हानिया ने भी कह दिया है कि इजरायल को अरूरी के मर्डर की कीमत चुकानी होगी। अरूरी की मौत से इजरायल के 3 बड़े दुश्मनों को बहुत जोरदार झटका लगा है। पहला झटका हमास को लगा है, क्योंकि सालेह अल अरूरी इस्माइल हानिया के बाद हमास में दूसरा सबसे बड़ा नाम था। दूसरा झटका ईरान को लगा है, क्योंकि सालेह अल अरूरी ने ही सीरिया में युद्ध को लेकर हिजबुल्ला और ईरान के साथ आए मतभेद को दूर किया था। तीसरा बहुत बड़ा झटका हिजबुल्ला को लगा है, क्योंकि इजरायल ने बता दिया है कि अब वो लेबनान की राजधानी बेरूत और हसन नसरुल्लाह के गढ़ को टारगेट करने से पीछे नहीं हटेगा। इस वक्त गाजा के बाद वेस्ट बैंक में भी युद्ध के हालात बनते नजर आ रहे हैं। सालेह अल अरूरी की मौत के बाद वेस्ट बैंक में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। सड़कों पर हजारों लोग इजरायल के खिलाफ उतर आए हैं। हालात ऐसे हैं कि इजरायल को अब अपनी ड्रोन फोर्स को वेस्ट बैंक के ऊपर एक्टिव करना पड़ा है। देखा जाए तो वेस्ट बैंक इजरायल के खिलाफ 5वां मोर्चा है। इससे पहले गाजा की लड़ाई है, हिजबुल्ला से लड़ाई है, हूथी से युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। इराक में ईरान समर्थित हश्द अल शाबी ने अमेरिका के ठिकानों पर हमले बढ़ा दिए हैं। अरूरी की मौत के बाद ये मोर्चे और मजबूत होंगे, इसमें कोई शक नहीं। ये युद्ध फैला तो समझ लीजिए कि बहुत से देश इसकी चपेट में आ जाएंगे। और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा में एक बार फिर से सीजफायर की कोशिश शुरू हो गई है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से कहा है कि गाजा में सीजफायर कराया जाए। किंग अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि अगर युद्ध जारी रहा तो इसके बहुत बुरे नतीजे देखने को मिल सकते हैं। गाजा में बमबारी के बीच जब करीब 23,000 लोगों की मौत हो चुकी है, तब वेस्ट बैंक में भी इजरायल ने हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायल ने वेस्ट बैंक में ड्रोन से हमला किया और इसमें कई लोगों की मौत हुई है। इस हमले के बाद पूरे वेस्ट बैंक में गुस्सा है और इजरायल के खिलाफ नए युद्ध का खतरा बढ़ गया है। इजरायल के लगातार हमलों से गाजा पहले से ही सुलग रहा है। अब फिलिस्तीन का बड़ा हिस्सा कहा जाने वाला वेस्ट बैंक का इलाका भी उबलने लगा है। इजरायल ने अब यहां कर दी है ड्रोन स्ट्राइक। हमला ऐसा कि एक ही वार में 6 लोग मारे गए। हमास के डिप्टी चीफ सालेह अल अरूरी की मौत के बाद से वेस्ट बैंक गुस्से की आग में झुलस रहा है। अरूरी का नाता वेस्ट बैंक से था। वेस्ट बैंक अरूरी को अपना हीरो मानता था। अरूरी के एक इशारे पर वेस्ट बैंक कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता था। अब वेस्ट बैंक में इजरायल के अवैध सेटलर्स और फिलिस्तीनी लोगों के बीच झड़प तेज हो रही है। वेस्ट बैंक में इस वक्त बहुत हंगामा है। इजरायल नहीं चाहता कि गाजा के बाद वेस्ट बैंक में दूसरा फ्रंट खुले। एक और मोर्चे पर उसे गाजा से भी बड़ा युद्ध लड़ना पड़े। यही वजह है कि अब इजरायल ने वेस्ट बैंक के ऊपर अपनी ड्रोन फोर्स एक्टिव कर दी है और वेस्ट बैंक में इजरायल के लिए सबसे खतरनाक इलाके में एक बड़े हमले को अंजाम दिया गया। गाजा में हमास से युद्ध होने के बाद ये वेस्ट बैंक में अब तक का सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है।
इजरायल ने वेस्ट बैंक पर एयर स्ट्राइक की। इस हवाई हमले में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हमले के बाद वेस्ट बैंक में इजरायल से बदला लेने की मांग की जा रही है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इजरायल की सेना ने आम लोगों की एक सभा को टारगेट बनाया और ड्रोन से मिसाइल फायर कर दी। वेस्ट बैंक के लोगों को लगने लगा है कि इजरायल से डील करना है तो हमास की तरह लड़ना है। वेस्ट बैंक इस वक्त जश्न के बीच ऐसे बारूद के ढेर पर बैठ चुका है जिसका ट्रिगर कब दबेगा ये इजरायल भी नहीं जानता। सवाल है कि क्या वेस्ट बैंक के लोग भी हमास के रास्ते पर चल पड़ेंगे? क्या इजरायल पर टूटेगा वेस्ट बैंक का तूफान? गाजा के बाद वेस्ट बैंक युद्ध का दूसरा एपिसेंटर बनने जा रहा है। वेस्ट बैंक फिलिस्तीन का वो हिस्सा है जो गाजा से करीब 20 गुना बड़ा है और यहाँ करीब 30 लाख लोग रहते हैं जो फिलिस्तीनी हैं। यहीं से इजरायल को 7 अक्टूबर जैसे हमले का खतरा सता रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वेस्ट बैंक के फतह मूवमेंट के नेता समीर अल मशरावी ने बहुत बड़ी बात कह दी है। फिलिस्तीनी मीडिया के मुताबिक फतह मूवमेंट के नेता समीर अल मशरावी ने कहा है कि हमास ने जो किया वो फिलिस्तीन के लोगों के लिए फख्र की बात है और इजरायल से लड़ने के लिए फिर से छापामार युद्ध की शुरुआत जरूरी है। गाजा में इजरायल के गदर के बाद वेस्ट बैंक के लोगों में गुस्सा बहुत है। यहाँ लगातार इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। इजरायल वेस्ट बैंक के लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है। फिलिस्तीन की सरकार का कहना है कि 7 अक्टूबर को युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक वेस्ट बैंक में हुए हमलों में 329 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1200 से ज्यादा लोग घायल हैं और 240 लोगों को आईडीएफ ने बंधक बना लिया है। حقوق الانسان بكف ظلم اطفال بموتوا مشايخ وين العالم وين مجتمع الدولة وين العرب يخافوا الله مش حرام قاعدوا امان ليش يقصفوهم هذا عدو ظالم ما نشر الله بس اتحركوا يا عرب حسبنا الله ونعم الوكيل। एक तरफ फिलिस्तीन है जो इजरायल में मासूमों के कत्ल का आरोप लगा रहा है तो दूसरी तरफ इजरायल की सरकार जिसे हमास के खात्मे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक बार फिर दोहराया है कि उनकी सेना का यह ऑपरेशन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि फिलिस्तीन से हमास के लड़ाकों का पूरी तरह से खात्मा नहीं हो जाता। המרחב הזה, תקפנו אותו ונמשיך לתקוף ונמשיך להעמיק את ההישג באזורים האלה. זה דורש זמן. אין קיצורי דרך בלחימה בטרור. नेतन्याहू ने कहा कि करीब 3 महीने पहले हमास ने जो हमला किया है उसकी कीमत हमास को अभी और चुकानी होगी। इजरायल की सेना तब तक गाजा में युद्ध लड़ेगी जब तक वो हमास की कमर न तोड़ दे ताकि वो इजरायल के लिए कभी खतरा न रह जाए। 3 חודשים החמאס ביצע בנו טבח נורא. הממשלה בראשותי הנחתה את צה"ל לצאת למלחמה כדי לחסל את החמאס, להשיב את חטופינו ולהבטיח שעזה לא תהיה עוד איום על ישראל. ये नेतन्याहू की कसम है कि वो हमास के हर नेता को चुन चुन कर मारेंगे। अरूरी को खत्म करने के बाद इस वक्त सबसे ज्यादा डर इस्माइल हानिया को लग रहा है। हिजबुल्लाह भी घबराया हुआ है कि अगला अटैक उसके चीफ हसन नसरल्लाह पर ना हो जाए, क्योंकि अरूरी का जिस ड्रोन स्ट्राइक में अंत हुआ उसे लेबनान की राजधानी बेरूत में ही अंजाम दिया गया। इजरायल ने हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के डिप्टी प्रमुख सालेह अल अरूरी को मार डाला, यानी हमास का नंबर 2 खत्म हो गया। लेबनान के बेरूत में हुई ड्रोन स्ट्राइक में हमास के कई अधिकारी मारे गए और इसमें सालेह अल अरूरी सबसे बड़ा नाम है। والقامة الوطنية الكبيرة شهيد الشيخ صالح العاروري أبو محمد، نؤكد أن اغتيال الاحتلال الصهيوني للأخ القائد الوطني الكبير المجاهد। हमास बहुत अच्छी तरह जानता है कि इजरायल अपने दुश्मनों को पाताल में भी नहीं बख्शता। यही वजह है कि अब बैंक में अरूरी के समर्थन में उठने वाले हर सिर को नेतन्याहू की सेना कुचल देना चाहती है। यह तस्वीर देखिए जो वेस्ट बैंक के जेनिन शहर से ही आई है।
यहाँ आईडीएफ ने एक घर में रेड डाली और तोड़फोड़ की। दरअसल वो यहाँ मुस्तफा नाम के एक लड़के की तलाश में आए थे। मुस्तफा के पिता का कहना है कि वो जब पहली बार इजरायली सेना ने यहाँ रेड डाली उससे पहले ही उनका बेटा यहाँ नहीं है। फिर भी इजरायल की सेना यहाँ बार बार आती है। इजरायल की सेना को शक है कि अरूरी की मौत के बाद वेस्ट बैंक में हुई हिंसा में कहीं ना कहीं मुस्तफा का हाथ है। كان بالبيت مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة كانوا طاقوا هون يطخوا على البيت. هم يطخوا كنتوا جوا في داخل البيت انتوا؟ واول الصبح كنا في البيت بس احنا كنا يعني فتحت لهم الباب كان لي اطلاع وسلاح وش اسمه وبعدين حشرونا غاد وفاتوا على البيت يطخوا عليه من هون ومن هون. सालेह अल अरूरी इसलिए बड़ा नाम था क्योंकि 7 अक्टूबर के हमले के बारे में जिन टॉप कमांडर्स को जानकारी थी उसमें अरूरी का भी नाम था। सालेह अल अरूरी की मौत इसलिए हमास को परेशान कर रही है क्योंकि अरूरी ने ही हमास के मिलिट्री विंग को तैयार किया था। अब अरूरी की मौत के बाद हमास क्या करेगा, क्योंकि वो तो पहले से ही गाजा में घिरा हुआ है। गाजा में 22,700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रोज सैकड़ों लोग इजरायल की बमबारी में मारे जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जब हानिया की बयानबाजी कतर से जारी है तब सालेह अल अरूरी ने लेबनान में रहकर मोर्चा संभाला हुआ था। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमले के बाद जब इजरायल ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन चलाने की तैयारी की थी, इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद 7 अक्टूबर का बदला हमास और उसके समर्थकों के एक एक लीडर को मौत देकर लेना चाहती है। मोसाद की आंखों में बदला है। मोसाद में ऐसा जिगरा है कि इजरायल के दुश्मन पानी नहीं मांगते। ये बात हमास भी जानता है कि 7 अक्टूबर के हमले ने उसके एनकाउंटर का स्टेज तैयार कर दिया है। उसने सालेह अल अरूरी को मार दिया है और अब उसके निशाने पर है। हमास के नंबर 1 लीडर इस्माइल हानिया मोसाद का टारगेट नंबर 2 है। खालिद मेशाल, क्योंकि सालेह अल अरूरी की मौत हो चुकी है। ये तीनों नाम हमेशा इजरायल को खटकते रहे हैं और अब इनमें से एक को तो इजरायल ने हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया है। साथ ही गाजा में 3 महीने से बमबारी चल रही है। उसमें करीब 23,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। वैसे गाजा से जो लिंक मिले हैं उसके बाद मोसाद अचानक सुपर एक्टिव हो गया है। नेतन्याहू के ऑर्डर पर मुद्दा अब सिर्फ ऑपरेशन है और नेतन्याहू ने तो साफ साफ कह ही दिया है कि दुनिया का कोई भी कोना हो, चाहे वो गाजा हो या फिर कोई और जगह, हमास का अंत फाइनल है और ये होकर रहेगा। हालांकि ये अंत कब होगा ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि भले ही इजरायल ने हमास को नेस्तनाबूद करने की कसम खा रखी हो, लेकिन सच यही है कि हमास से भी इजरायल को कड़ी टक्कर मिल रही है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने इजरायल की नाक में दम कर दिया है। विपक्ष के गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक कौन कितनी सीट पर लड़ेगा ये अब तक फाइनल नहीं हो पा रहा है। इसीलिए सवाल उठता है कि जब विपक्ष के गठबंधन में इतना कोहराम मचा हुआ है तो फिर कांग्रेस सीट बंटवारे के फैसले को लंबा क्यों खींच रही है। क्या विपक्ष का पूरा प्लान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने फेल होने लगा है? देश की जनता को देश की शक्ति हम पकड़ाना चाहते हैं। और मैं देश को कहना चाहता हूं, इनसे सुधरने की मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, वो जनता इनको सुधार देगी। सीट बंटवारे पर इंडी में दंगल शुरू। वो 28 विपक्षी दलों से बना ऐसा इंडी गठबंधन है जो पीएम मोदी को 2024 के लोकसभा चुनाव में हराने का ख्वाब देख रहा है। नफरत मिटानी होगी और इस देश को एक कर जोड़कर आगे जाना पड़ेगा। मंच पर एक साथ हाथ उठाकर भले ही एनडीए गठबंधन के नेता सौगंध खाएं कि हम मिलकर एनडीए सरकार को 2024 में उखाड़ फेंक देंगे, लेकिन हकीकत में एनडीए गठबंधन बीजेपी से ज्यादा अपने ही गठबंधन की पार्टियों और नेताओं के बयाली बयानों से बिखरने लगा है। क्या एनडीए गठबंधन विपक्षी दलों के लिए जरूरी नहीं, मजबूरी बनता जा रहा है?
ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, एक घमंडिया गठबंधन है। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है। और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। पीएम मोदी का चेहरा बिखर गया इंडी। जुलाई 2023 से लेकर अब तक इंडी गठबंधन की 4 बड़ी मीटिंग हो चुकी हैं। काजू चबाते राहुल गांधी, चाय की चुस्की लेते इंडी गठबंधन के नेताओं के हाव भाव देखकर कहीं से नहीं लग रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन एनडीए के खिलाफ करिश्मा कर पाएगा। क्योंकि एक तरफ पीएम मोदी देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 की जीत की गारंटी दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के नेता अभी तक सीट बंटवारे को लेकर आपस में उलझे हुए हैं। इस वक्त इंडी गठबंधन में ऐसा गदर मचा हुआ है जिसने इसके वजूद पर ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी तक इंडी गठबंधन में सीटों का बंटवारा क्यों नहीं हुआ। दूसरा सवाल है कि अभी तक इंडी गठबंधन का संयोजक का नाम तय क्यों नहीं हुआ। तीसरा सवाल है बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन के नेता सीट बंटवारे को लेकर एक दूसरे के खिलाफ बवाली बयान क्यों दे रहे हैं। चौथा सवाल है कि बीजेपी की तरह इंडी गठबंधन जीत की गारंटी देने से क्यों बच रहा है, हर पार्टी दावे करने से क्यों बच रही है। और आखिर सबसे बड़ा सवाल है कि देश जानना चाहता है कि पीएम मोदी को हराने के लिए 28 पार्टियों ने जिस इंडी गठबंधन को बनाया, उस इंडी गठबंधन की तरफ से पीएम उम्मीदवार का चेहरा कौन है। लोकसभा चुनाव में अभी कुछ ही महीने बचे हैं, लेकिन इंडी गठबंधन में जो दंगल है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। एक और तो लोकसभा में जो सीटों का बंटवारा है उस पर बात नहीं बन पाई है, तो दूसरी ओर बिहार और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जहां पर कोई भी एक नेता ऐसी गारंटी भी नहीं ले रहा है कि सीट का बंटवारा हो भी पाएगा या नहीं। लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का वक्त बचा है और बीजेपी का सामना करने का इंडी गठबंधन का दावा हवा हवाई होता नजर आ रहा है। कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात जैसे कई राज्यों में बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है, लेकिन महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में सहयोगी दलों से तालमेल बनता नहीं दिख रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आसानी से सुलझता नहीं नजर आ रहा। जब स्वार्थों का टकराव होता है और स्वार्थी गठबंधन बनता है तो ये तो वाजिब है ना। पहले हुआ नीतीश बाबू को दे रहे हैं कन्वीनरशिप, अब उनके क्लोज लोग बोल रहे हैं कि वो कोई आवेदन दिए थे क्या, वो तो पीएम के दावेदार हैं। वहाँ ममता जी हैं, वहाँ राहुल गांधी के समर्थक हैं। आजकल मैंने सुना है कि उद्धव ठाकरे को भी लोग पीएम के रूप प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये स्वार्थी गठबंधन, मोदी विरोधी गठबंधन, जिसका एक ही काम है कि हम किसी प्रकार से सत्ता में आए और मोदी जी को रोके। और एक तरफ मोदी जी, एनडीए, भाजपा, भारत का विकास, भारत का विकास। इधर कांग्रेस की अलायंस कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से दावा किया जा रहा है कि अपने कमजोर संगठन के बावजूद भी कई राज्यों में कांग्रेस ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। सूत्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 15 से 20 पर चुनाव लड़ना चाहती है। इसके अलावा कांग्रेस महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 16 से 20 सीटें, बिहार की 40 सीटों में से 4 से 8 सीटें और पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 6 से 10 सीटें चाहती है। सहयोगी दल इतनी सीट देने के लिए किसी भी कीमत पर राजी नहीं है। टीएमसी और शिवसेना इसमें सबसे बड़ा रोड़ा है। ये मुंगेरी लाल का सपना है, ये पूरा होने वाला नहीं है। क्योंकि ममता बनर्जी को कांग्रेस अच्छी नहीं लगती, कांग्रेस को डीएमके अच्छी नहीं लगती, डीएमके को केसीआर अच्छे नहीं लगते, केसीआर को केजरीवाल अच्छे नहीं लगते, केजरीवाल को भगवंत मान अच्छे लगते हैं और कांग्रेस पार्टी अच्छी नहीं लगती। तो ये नीतीश कुमार अपना डपली बजा रहे हैं, लालू यादव अपना राग गा रहे हैं, अखिलेश जी अपना राग गा रहे हैं। ये भानुमति का कुनबा है, ना जिसके पास नेता है, ना नीति है, ना एक योजना है। और ये सभी लोग
देश के अंदर कमज़ोर सरकार लाना चाहते हैं। देश की जनता देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी को नेतृत्व में एक मजबूत सरकार दोबारा तीसरी बार लाना चाहती है। इंडिया गठबंधन की अब तक की 4 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के लिए किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच सकी हैं। सीट शेयरिंग तो दूर की बात है, अब तक साझा प्रचार कार्यक्रम और संयोजक के नाम पर भी आम सहमति नहीं हो सकी है। समाजवादी पार्टी का सब्र भी जवाब देने लगा है जब से ऐलान हुआ है कि 14 जनवरी से राहुल गांधी मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। तब से इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर गदर मचना शुरू हो चुका है। सवाल उठने लगे हैं कि इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे में देरी के लिए कौन जिम्मेदार है।